अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्री वाइब्रेशंस ऑफ एन अनडैम्प्ड टॉर्शनल सिस्टम। तो हमने जो अभी तक सिंपल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो स्टडी किया है वो लीनियर या कह लें कि ट्रांसलेशनल अनडैम्प्ड सिस्टम है, ट्रांसलेशनल फ्री वाइब्रेशंस थे। लेकिन ये जो आर्टिकल 2.3 है ये है फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अनडैम्प्ड टॉर्शनल सिस्टम। तो अब जो है वो यानी टॉर्शनल सिस्टम जो है वो हम उसके सिलसिले में देखेंगे कि उसके इक्विवेलेंट जो है वो फार्मूलाज वो क्या बनते हैं। तो अब यहाँ पे उसने जो है वो ये थोड़ा स्टेट भी किया है कि उसने कहा कि इफ़ अ रिजिड बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट ए स्पेसिफिक रेफरेंस एक्सिस द रिजल्टिंग मोशन इज कॉल्ड टॉर्शनल वाइब्रेशन। जैसा कि हमने पहले जो है वो ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर एक लीनियर मैस है तो वो ट्रांसलेट करती है अबाउट ए गिवन रेफरेंस पॉइंट, टू एंड फ्रो जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ऑसिलेट करती है, तो वो ट्रांसलेशनल या रेक्टिलिनियर ऑसिलेशंस होते हैं। लेकिन टॉर्शनल वाइब्रेशंस क्या हैं? उसने कहा कि इफ़ अ रिजिड बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट ए फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस, जैसे उसने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में जो है फिगर में ये देखिए यहाँ पे जो है वो शो किया है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक सिंपलेस्ट सिस्टम के तौर पे पेंडुलम की एग्ज़ाम्पल भी ली जा सकती है कि उसमें भी देख लें कि उसका जो है वो सेंट्रल जो लाइन है वो उसके अबाउट ऑसिलेट करता है। लेकिन यहाँ पे उसने एक टॉर्शनल सिस्टम जो है लिया जिसमें ये शाफ्ट है और जिसके पर एंड डिस्क जो है वो माउंट की हुई है, और इस एंड डिस्क का जो पोलर मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जे ओ। अब इस जो है वो जे सबस्क्रिप्ट ओ के बारे में जो है वो ये याद रखें कि यहाँ पे उसका ये पॉइंट होता है जो कि शाफ्ट पर यानी कि एक्सेल का जो वो पॉइंट होता है वो उसको जो है वो कहते हैं। तो उसके अबाउट जो कि उसका ये यहाँ तक ये जो है वो रेडियस है उसका, तो ये पोलर मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि एम आर स्क्वायर या एम के स्क्वायर वगैरह के बराबर होता है, जहाँ पे कि वो डिस्टेंस होता है फ्राम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पर उसकी मैस जो है दैट इज़ एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो अब इसकी जो है वो जो एंड रिजिड ये डिस्क है इसकी जो थिकनेस है वो h है। इसका जो डायामीटर है वो कैपिटल D से शो किया हुआ है, और इसका पोलर मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया J सबस्क्रिप्ट O है, J0 इसको कहते हैं। तो अब जो ये बीम है जिस पर ये शाफ्ट है इसका जो डायामीटर है वो स्मॉल लेटर D से शो किया हुआ है। ये एंड डिस्क का डायामीटर कैपिटल D है, और जो शाफ्ट है जिसकी जो है वो अब इसका जैसे हम देखते हैं कि अगर जो है वो कोई बेंडिंग में अगर कोई पार्ट है तो उसका जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसमें भी यूज़ होता है, और इसी तरीके से अगर टेंसाइल या कंप्रेसिव है तो उस केस में भी जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E यूज़ होता है। लेकिन अब ये शाफ्ट है तो इसके लिए कैपिटल G यानी कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या टॉर्शनल मॉड्यूलस जो है वो यूज़ होगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसको कैपिटल G से जो है वो शो किया जा सकता है, या उसका एक और नेम भी है जिसको हम शीयर मॉड्यूलस जो है वो कहते हैं, शीयर मॉड्यूलस कैपिटल G। तो ये है। अब यहाँ पे उसने उसका इक्विलिब्रियम जो है वो शो किया है सेपरेट करके एंड डिस्क की, जैसे हम मैस के ऊपर FBD जो है वो शो करते हैं। तो अब ये इसके जो पोलर मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया J0 है, तो आपने उसको फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसको इस डायरेक्शन में जो है वो रोटेशन दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपर जो है वो एंड से जो है वो ऑब्ज़र्व करें तो आप ये कह सकते हैं
कि हमने उसको क्लॉकवाइज जो है वो मूवमेंट दी है इस डायरेक्शन में, यानी कि थीटा हमने इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दी है। ये देखें यहाँ पे ये रेफरेंस उसने बनाया है। तो इससे अगर आप एंड व्यू टॉप से इधर से ऑब्ज़र्व करें तो आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन बनते हैं, यानी ये रेफरेंस है, ये वाला ये रेफरेंस है, इससे इस डायरेक्शन में जो है वो यहाँ तक उसने थीटा जो है वो ट्रैवल किया है। और याद रख लें कि थीटा मकसद है ऑसिलेटरी रेंज में, इस डायरेक्शन में भी थीटा हो सकता है, इस रेफरेंस से उस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो फॉर द करंट केस उसने इस केस में जो है वो उसका थीटा डिफ्लेक्शन जो है वो ली है। तो थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आ गई थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट क्या चीज़ आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब उस पर जो टॉर्शनल जो है वो जो मोमेंट होगा, टॉर्क होगा, वो के टी जो है वो थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये टॉर्शनल जो है वो स्टिफनेस जो है वो ये आ जाएगी। जैसे हमारे पास एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो वहाँ पे क्या चीज़ है कि जो के होता है वो लीनियर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक्स क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे के टी क्या है, टॉर्शनल स्टिफनेस है, और थीटा क्या है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो बिल्कुल उसका इक्विवेलेंट है। जैसे यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंट होगा, टॉर्शनल मोमेंट जो है या टॉर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, के टी थीटा के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स के बराबर होती है। तो ये सिचुएशन है। तो अब हम जो है वो इसमें देखते हैं कि उसने फर्दर जो है वो क्या कहा है। उसने कहा कि इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एन एंगुलर कोऑर्डिनेट। In a torsional vibration problem, the restoring moment may be due to the torsion of an elastic member or to the unbalanced moment of a force or couple। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि जो है वो स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आ जाती है, तो जो उसके इक्विलिब्रियम की तरफ जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश करती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप उस रिजिड डिस्क को जो है वो एंड डिस्क को जो है वो ऑसिलेट करते हैं थीटा पे, तो उसमें भी जो रिस्टोरिंग जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, रिस्टोरिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है, जो कि टॉर्शन की वजह से हो जाता है, शाफ्ट के टॉर्शन की वजह से। यानी इलास्टिक मेंबर क्या है, ये शाफ्ट को कह रहा है, जिसका स्मॉल डायमीटर डी दिया हुआ है, आर ड्यू टू अनबैलेंस जो है वो फोर्स आर कपल। तो अब ये जो है वो फिगर का रेफरेंस उसने दिया है, वो जो मैंने आपको पहले ऑब्ज़र्व करवा दी है। तो इसका पोलर मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे नॉट है, ये चेक करें, इसका नाम आपने याद रखना है, जे नॉट पोलर मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चूँकि एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लेकिन ये क्या है, मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे नॉट है, माउंटेड एट वन एंड ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, द अदर एंड ऑफ विच इज़ फिक्स्ड। ओके हो गया। लेट द एंगुलर rotation of the disc about the axis of the shaft be theta। theta also represent the shaft's angle of twist। ये हम जो है वो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की जो है वो किसी बुक से जो है वो देख सकते हैं कि इसको जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट भी बोलते हैं, कि जब ये शाफ्ट को ट्विस्ट किया जाता है। फ्राम द थ्योरी ऑफ टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट जो है ये रेफरेंस ने दिया है कि वी हैव डिफ्लेक्शन। हमें ये फार्मूला हमने इसका रेफरेंस देना है कि फ्राम बेसिक मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल से हमें ये फार्मूला हमारे पास पता है कि जो टॉर्शनल मोमेंट है एम टी स्टैंड फॉर, एम सबस्क्रिप्ट टी स्टैंड फॉर टॉर्शनल मोमेंट, विल इज वो किसके बराबर होता है, वो जी आई नॉट बाई एल इन टू थीटा। अब ये जो कैपिटल जी है ये उसी तरीके से टॉर्शनल मॉड्यूलस है, शियर मॉड्यूलस है, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। आई ओ ये क्या चीज़ है, ये सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन ये पोलर है, यानी पोलर सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कैपिटल आई जो है वो हम देखते हैं कि सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी असल में वो एक सेक्शन के उन एक्सिस के अबाउट होता है जो सेक्शन की प्लेन में लोकेटेड होते हैं। लेकिन ये जो आई ओ है ये एक ऐसे एक्सिस के अबाउट होता है जो उस सेक्शन पर परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, यानी ये आई ओ जो है वो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट होता है जो उस सेक्शन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये
तो ये जो है वो मकसद है थीटा। तो GIO/L ये कांस्टेंट आ गया, तो MT कह लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट से। तो ये प्रोपोर्शनलिटी एक जो है वो कांस्टेंट है, वैल्यू हमारे पास जो है वो बेसिक आएगी। तो इसका हमने डायरेक्ट रेफरेंस दे देना है कि फ्राम द थ्योरी ऑफ टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट उससे। तो यहाँ पे ये देखने को कहा कि वेयर MT है द टॉर्क और टॉर्शनल मोमेंट दैट प्रोड्यूस ट्विस्ट थीटा, G है द शेयर मॉड्यूलस, L क्या है ये लेंथ ऑफ द शाफ्ट है, IO क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके साथ पोलर का वर्ड जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ऐसे एक्सिस के अबाउट होता है जो उस सेक्शन पर परपेंडिकुलर होता है, तो उसका वो एक्सिस होता है। तो इस वजह से जो कि पोल को हम एक्सिस भी बोल देते हैं, एक्सिस को हम पोल भी बोल देते हैं, तो पोलर, तो इसलिए जो है वो हम उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जो पोल होता है या एक्सिस होता है वो उस सेक्शन पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अब ये जो है वो IO किसके बराबर है, ये हमें पता है कि ये πd⁻⁴ 32 के बराबर होता है। तो इसमें ये भी देख लें कि ये जो है वो सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये एक सर्कुलर सेक्शन के लिए दिया हुआ है, ये सर्कुलर सेक्शन के लिए दिया हुआ है, तो जो I होता है जो कि वो इसका हाफ होगा, यानी कि ये क्या है डबल है। अगर वो देखें तो वो कितना हो जाएगा, πd⁻⁴ बाई जो है वो मकसद है वो 64 हो जाएगा, यानी वो इसका हाफ होगा। तो ये जो है वो उससे डबल होता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक्सिस के अबाउट जो अगर सर्कुलर जो है वो सेक्शन हो तो उनका स्क्वायर करके सम किया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो ये उससे जो है वो ये आता है। तो खैर बहरहाल I जो है वो पोलर सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो πd⁻⁴/32 है अगर डायमीटर के केस में हो। तो अगर R के केस में हो तो आपने जो है वो ऊपर जो है वो 2R जो है वो साफ ज़रा इसकी जगह पुट कर देना है, तो जो है वो कितना हो जाएगा, ऊपर 16 हो जाएगा, सही है ना, यानी 2 रेज़ पावर जो है वो 4 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 16। तो 16 को 2 पे डिवाइड 32 आ जाएगा नीचे, यानी कि 2 आ जाएगा, तो πr⁴/2 जो है वो आ जाएगा उसका। तो ये चीज़ है, तो ये इन जो है वो बेसिक फार्मूलाज को जो है याद रखना है। तो अब हमने जो है वो क्या कि I की वैल्यू इधर पुट की, तो हमने जो है वो ये देखा कि जो KT है वो किसके बराबर हो जाएगा। साफ ज़रा इसको MT थीटा रेशो बना ली है, क्योंकि MT थीटा कैसे जो है वो रेशो जो है बन गई बिल्कुल उसी तरीके से कि MT को आपने F का इक्विवेलेंट कहना है। लीनियर के केस में जैसे फोर्स F होती है जिसकी जो है वो यूनिट न्यूटन होती है, तो वो MT की जगह पे आ गई, यानी टॉर्क की जगह पे आ गई, टॉर्क आ गया न्यूटन मीटर, और जो है वो जो फोर्स आती है उसकी जो है वो यूनिट होती है न्यूटन। तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी जो है याद रखने की जो वैल्यू होती है रेडियन में होती है, ये हमेशा रेडियन में होगा। तो ये MT जो है वो थीटा जो है वो ये चीज़ आ गई, MT थीटा जो है वो आ जाएगा न्यूटन मीटर बाई रेडियन, न्यूटन मीटर बाई जो है वो रेडियन आ जाएगा, के सबस्क्रिप्ट T = MT थीटा। तो ये जो है वो वैल्यू पुट की, तो ये जो है π⁻G⁴/32। तो ये हमने ये फार्मूला जो है वो याद रखना है कि टॉर्शनल स्टिफनेस हमने जब भी कैलकुलेट करनी है तो उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो सिंपलीफाइड फॉर्म में वो ये है कि π⁻G का हमें पता होगा, स्मॉल जो है वो D शाफ्ट का हमें पता होगा, और उस शाफ्ट की लेंथ और 32। तो ये हमारे पास मेन जो है वो फार्मूला आ गया सिंपलीफाइड फॉर्म में, इक्वेशन 2.39। तो ये सिचुएशन जो है आगे उसने आर्टिकल 2.3.1 जो है बनाया, इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी निकाल ली है। अब उसने ये इक्वेशन जो है वो निकाल ली है डायरेक्ट जो है वो से न्यूटन सेकंड लॉ लगा के बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पीछे इक्वेशन जो है वो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में जो है वो फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस ऑफ ट्रांसलेशनल सिस्टम जो है वो उसके लिए इक्वेशन निकाल ली थी। तो वो किसके बराबर थी, हमें जो है वो डायरेक्टली पता है कि वो थी mx + kx = 0, सही है। तो ये अगेन मैं जो है वो यहाँ पे शो कर देता हूँ, बैक जो है वो चलें,
तो आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पे वेरियस जो है वो उसने स्टेप्स में उसको जो है वो डिराइव किया था जी। तो ये देखें, आप ये देखते हैं कि एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल इसका जो है वो हमने क्या काम करना है, रोटेशनल जो इसके कैबिनेट एम की जगह पे क्या हो जाएगा, जे नॉट आ जाएगा, यानी कि पोलर मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्स डबल डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा डबल डॉट एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे ये था लीनियर एक्सेलरेशन, वो आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, प्लस के एक्स, के की जगह पे क्या आ जाएगा, के सबस्क्रिप्ट टी आ जाएगा जो हमने पहले उसके जो है वो फार्मूला ऊपर जो है वो जाके निकाला है उधर पहले, और एक्स की जगह पे आ जाएगा थीटा। तो बिल्कुल इक्वेशन 2.3 के साथ जो है वो हम कंपेयर करेंगे, ये ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए है, तो वो रोटेशनल जो है उस सिस्टम के लिए है। तो अब हम उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जनाब ये फार्मूला आ गया, जे नॉट थीटा डबल डॉट प्लस के टी थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब हमने बिल्कुल इसके साथ जो है वो कंपेयर किया, तो हमें पता है कि जो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी होती थी लीनियर केस में, ट्रांसलेशनल सिस्टम के केस में वो थी स्क्वायर रूट के बाई एम के बराबर होती थी। तो यहाँ पे के की जगह पे के टी आ गया और एम की जगह पे सिंपली हमने रिप्लेस कर दिया जे नॉट यानी मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका स्क्वायर रूट ले लिया। उसी तरीके से जो नेचुरल टाइम पीरियड है वो साफ ज़रा किसके बराबर जो है वो आ जाएगा, वो जो कि इसका जो है वो मतलब है उसके लिए हमें पहले ये फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी होती है, ठीक है ना, ये जो लीनियर फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअली किसके बराबर होती है, वो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होती है, यानी ओमेगा n बाई 2 पाई। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू सर्कुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2। तो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है, तो इसको 2 पाई पे डिवाइड किया है। तो अब जो है वो टाइम पीरियड कितना होता है, वो 1 बाई एफ सबस्क्रिप्ट n होता है, यानी कि वो रेसिप्रोकल होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी का। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी का जब रेसिप्रोकल लिया तो साफ ज़ाहिर है ये 1/2 पाई आ गया, और इसको जो है वो साफ ज़ाहिर रिवर्स कर दिया है तो उससे स्क्वायर रूट ये आ गया। तो इक्वेशन 2.3। तो ये फार्मूलाज जो है वो ज़बानी याद रखने से डायरेक्ट जो है वो कंपैरिजन से जो हमारे पास ये फार्मूलाज जो है वो आ गए। ये तो अब उसके बाद उसने मेंशन किया कि नोट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सिस्टम। तो अब उसमें जो फर्स्ट क्लॉज उसने बताई है वो है इफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शॉर्ट सपोर्ट एंड द डिस्क इज़ नॉट सर्कुलर। तो यानी वो ये कहता है कि हमने जो फार्मूला की डेरिवेशन की है वो सर्कुलर सॉलिड क्रॉस सेक्शन के लिए जो है वो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन था। तो अगर वो वो एग्जैक्ट सर्कुलर था, लेकिन अगर जो है वो डिस्क जो है उसका क्रॉस सेक्शन जो शाफ्ट का है वो एग्जैक्ट सर्कुलर ना हो, तो इन दैट सिचुएशन जो है वो टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उस हिसाब से मॉडिफाई करना है, उसने रेफरेंस जो है वो दिया है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्लास जो है वो कि पोलर मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क इज़ गिवन बाई। तो ये जो है वो उसने मेंशन किया है कि जो है अगर एक जो डिस्क है उसका, अब इसमें ये जो फार्मूला दिया और वैसे ये फार्मूला जो है वो इसकी कैसे जो है वो डेरिवेशन, अब इसमें जो है वो मैंने इसको डिराइव किया है। तो मेरे मुताबिक इसमें ये मिस्टेक है, ये जो 32 नीचे लिखा हुआ है ये मिस्टेक है। ये यहाँ पे इसको इसमें ये ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पे हमें जो है वो जो जे नॉट है हमें उसका जो है वो पता है कि वो किसके बराबर होता है, वो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर, ये जे नॉट एम आर स्क्वायर के बराबर होता है।
तो अब जो है वो हमने यहाँ से पहले m की वैल्यू निकालते हैं। तो m की वैल्यू के लिए हम डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम हमें पता है कि अगर एक डिस्क है, आप यहाँ से इसको देख लें कि इसको देख लें यहाँ पे कि ये जो है वो ये डिस्क है, इसकी जो है वो थिकनेस जो है वो h है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन जो इसका ये एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, साफ ज़रा पाई r स्क्वायर के बराबर होना है। तो r जो है वो कैपिटल D/2 के बराबर होता है। तो उस हिसाब से जो है वो यानी कि पाई D²/4 जो है वो आ जाएगा उसका एरिया। तो जब उसको जो है वो h से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे इस h के साथ, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आ जाएगा मैस पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जो है वो नीचे वॉल्यूम आ गया, तो पाई D² जो है वो h/4 नीचे आना था, तो ये जो है वो 4 जो है वो ऊपर जो है वो चला गया। तो पाई D² h ये 4m/πd² h आ गया। तो यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल ली, तो ये किसके बराबर होगी, ρh पाई D²/4, ये m के बराबर जो है वो ये वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू जो है, तो अब m की जो है वो ये वैल्यू यहाँ पे जो है वो पुट की। उसके बाद r² है, तो r जो है वो फर्दर जो है वो D/2 के बराबर होता है। तो ये जो है वो फार्मूला आ गया पाई ρh पाई D⁴/16। लेकिन उसने यहाँ पे मेंशन किया है जो उसके अंदर जो एस्पेक्ट है उसके अंदर इसने 32 मेंशन किया है। तो विच इन माई जो है वो अंडरस्टैंडिंग ये मिस्टेक है, इसको जो है वो करेक्ट कर लें, या अगर आप ये समझें कि ये 32 ठीक है तो इसका कोई रेफरेंस मिले तो वो काइंडली आप मुझे जो है वो रेफ़र कर सकते हैं, नो इशू, सही है। तो मेरे मुताबिक उसमें यहाँ पे उसने मिस्टेक की है, तो बुक वाले में काफ़ी पहले भी उसने मिस्टेक जो है वो यहाँ पे की है, पीछे भी एग्जांपल मैंने एक हाईलाइट की थी। तो बहरहाल यहाँ पे आना था 16। तो फर्दर मोर इसमें आगे जो है वो अगर वेट की जो है वो टर्म्स में जो है वो ये आ गया है W, ये W वेट है उसका, और D² डिस्क का जो है वो डायामीटर है, और 8G आना चाहिए। तो ये मैंने ये सारी डेरिवेशन की है, ये आप देख लें। तो ये जो है वो पाई h जो है वो D⁴/16 आना चाहिए, जो कि उधर 32 लिखा हुआ है। फर्दर मोर हमें पता है कि जो है वो यानी कि वेट डेंसिटी किसके बराबर होती है, अगर हम मैस डेंसिटी को जो है वो G से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ρg, तो वॉल्यूम वेट पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है उसी तरीके से ये डिवाइड किया, तो 4 जो है वो W जो है वो ये चीज़ आ गई, जैसे ऊपर जो है वो 4m था। तो यहाँ से जो है वो ρg इसके बराबर आ गया। फर्दर मोर हमने जो है वो यहाँ से बना ली कि ρh पाई D², ये वाली आइडेंटिटी इससे जो है वो ये हमने एलिमिनेट कर लिया। तो यहाँ से 4W जो है वो G आ गया। तो जो कि हमने यहाँ पे ये जो J का ये फार्मूला था ना, यहाँ पे इसके अंदर जो है वो वैल्यू पुट की, तो हम इसको लिख सकते हैं J0 ρh पाई D² और D², ठीक है, और बाई 16 लिख लिया। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो इधर पुट की 4W/G। तो यहाँ से 4 के साथ 4 यानी कि W D²/4G आता है, जो कि यहाँ पे 8G लिखा हुआ है। तो इसमें जो है वो ये मिस्टेक लगती है, तो इसको जो है वो ठीक कर लें। बाकी यूनिट्स ओके हैं, बाकी कोई चीज़ मैंने यहाँ पे 32, यहाँ पे 16 होना चाहिए, और इधर जो है वो होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है वो इसमें जो है वो फ़र्क है। तो ये उसके बाद थर्ड जो है वो कहता है कि द टॉर्शनल स्प्रिंग इनर्शिया सिस्टम शोन रेफर टू द टॉर्शनल पेंडुलम। तो यही जो है वो ये जो डायग्राम है इसका इसने जो है वो कहा है कि इसका जो नाम है वो है टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल जो है वो पेंडुलम, इसको जो है वो इसका टेक्निकल जो है वो नेम उसने मेंशन किया है यहाँ पे। तो ये चीज़ है, वो कहता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टॉर्शनल पेंडुलम इज़ इन अ मैकेनिकल क्लॉक वेयर अ रेचिट एंड पाल कन्वर्ट द रेगुलर ऑसिलेशन ऑफ ए स्मॉल टॉर्शनल पेंडुलम इनटू द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, ठीक है। तो ये टेक्निकल इसको जो है वो आप यूट्यूब से या गूगल करके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है सर्च आउट कर सकते हैं।
उसके बाद जो है वो अब वो गवर्निंग इक्वेशन थी, तो अब उसका सलूशन आ गया 2.3.2, इसका सलूशन आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप इक्वेशन जो है वो पीछे जो है वो अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन जो है वो अगर उसका रेफरेंस दें तो 2 पॉइंट जो है वो 1.5 थी और 2.16 इक्वेशन थी, ठीक है ना। ये जो है वो इधर जो है देखा, यानी उसके लिए वहाँ पे क्या था xt, ये देखें ये इक्वेशन मैं यहाँ से ऑब्ज़र्व करवा देता हूँ, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो थी ये 2.16, तो यहाँ पे xt है, तो ये था कि लीनियर रिस्पांस इसको बोल लेंगे, और वो क्या है एंगुलर रिस्पांस, यानी कि वो ये चूँकि लीनियर ऑसिलेशन थे या कह लें ट्रांसलेशनल ऑसिलेशंस थे, तो ये ट्रांसलेशनल रिस्पांस आ गया है या लीनियर रिस्पांस कह लें, और वो क्या रोटेशनल रिस्पांस आ गया है। तो वो बाकी जो है वो तकरीबन उसी जो है वो उस पर मैप किया है, तो ये देख लें। तो ये चीज़ जो है वो आ गई A1 कॉल, तो बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल सेम उसी जो है वो मैप पर आपने चलना है। तो हम इसकी भी कैवरेंट इक्वेशन ट्राई, ये इनिशियल कंडीशंस आ गई हैं, थीटा डॉट टी टाइम 0 पे ये चीज़ आ गई, तो बिल्कुल उसी तरीके से कांस्टेंट्स भी आ जाएंगे, और फिर बिल्कुल उसी तरीके से बाकी इक्वेशंस जो है सारी उसी तरीके से 2.21 और 2.23 वगैरह वो सारी उसके अंदर वो इक्वेशन उसी तरीके से आ जाएंगी। तो वो आपके ज़िम्मे है कि अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से आ जाता है टॉर्शन सिस्टम, तो आपने बस इनको जो है वो उसी चलते हुए सिर्फ आपने ये नोटेशन चेंज करते जाना है, बाकी तरीक़ेकार सारा वही होगा। तो ये चीज़ है। अब उसके अंदर ये एग्ज़ाम्पल जो है वो आ जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, सॉरी एग्ज़ाम्पल 2.6, तो इसको जो है वो फॉर द टाइम बिंग स्किप कर दें, सही है। तो इसका जो है वो मतलब एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद 2.4 आर्टिकल को भी स्किप कर दें, सही है। उसके बाद हमारे जो कि जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लें कि वो है आर्टिकल 2.5 रिलेस एनर्जी मेथड, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसको देखते हैं। अब रिले एनर्जी मेथड एक्चुअली जो है वो क्या करता है, इसमें अगर जो है वो हम थोड़ा सा इसको जो है वो स्टडी करें, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज वो कहता है कि फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम द इक्वेशन ऑफ मोशन वाज डिराइव्ड यूजिंग एनर्जी मेथड। इन दिस सेक्शन वी शैल यूज़ द एनर्जी मेथड टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो रिले एनर्जी मेथड एक्चुअली क्या होता है कि ये वो एनर्जी मेथड है कि जिससे नेचुरल फ्रीक्वेंसीज जो है वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की जो है वो उससे फाइंड की जाती हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन कंटेक्स्ट ऑफ एंड डैप सिस्टम कैन बी रीस्टेटेड एज T1 + U1 = T2 + U2। अब ये क्या चीज़ है, हमें जो है वो इसके बारे जो है वो पता है कि टोटल जो है वो एनर्जी जो है वो मैस सपिंग सिस्टम की कंजर्व रहती है, यानी कि अगर एट एनी लोकेशन जो है बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड एक्सट्रीम, यानी आप क्या लिख सकते हैं कि बिटवीन एनी पोजीशन बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड द एक्सट्रीम। अब उसमें क्या होता है कि जब जो है वो मैस जो है वो इक्विलिब्रियम से जो है वो गुज़रती है, पास होती है, तो उस वक़्त उसका जो है वो चूँकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो हो चुका होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जब एक्सट्रीम पर आता है तो डिस्प्लेसमेंट जो कि मैक्सिमम होता है, लेकिन उस दर मोमेंटरीली वो क्या होता है जो कि एट रेस्ट आ जाता है, जो कि उसने डायरेक्शन चेंज करनी थी वेलोसिटी की, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पे। लेकिन उसके मिड वे यानी एट एनी लोकेशन क्या होता है कि पार्शल काइनेटिक एनर्जी होती है और पार्शल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यानी हम देखते हैं कि बिटवीन एनी टू स्टेट्स, यानी ना इक्विलिब्रियम है ना एक्सट्रीम है, उसके दरमियान किसी जगह पे हम कोई स्टेट 1 लेते हैं, तो वहाँ पे जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो किसी दूसरी स्टेट पे, और ये जो स्टेट 2 होगी वो भी ना एक्सट्रीम होगी ना इक्विलिब्रियम होगी, ये याद रखें, ना वो इक्विलिब्रियम होगी ना वो एक्सट्रीम होगी। स्टेट 1 और स्टेट 2 दो पोजीशंस होंगी जो कि इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के दरमियान होंगी। 1 कोई पोजीशन जो है वो आर्बिट्रेरी होगी, 2 भी कोई आर्बिट्रेरी पोजीशन होगी, लेकिन न वो इक्विलिब्रियम भी नहीं हो सकती और वो एक्सट्रीम भी नहीं हो सकती, ये बात याद रहे। तो उसके साफ दर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से स्टेट 1 पे जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगा वो स्टेट 2 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। तो ये सिंपल सा जो है वो मतलब फार्मूला है।
तो अगर आप ये देखें कि उसने वो कहता है कि अगर वो एक्सट्रीम पर चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इक्विलिब्रियम पे, मकसद आप देखते हैं यानी कि वहाँ पे कनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो है वो अगर एक्सट्रीम पर देखते हैं तो वहाँ पे कनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब आ जाएगी सिर्फ। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो स्टेट 1 हम कह देते हैं कि इक्विलिब्रियम वाली, स्टेट 1 को अगर हम इसमें कह देते हैं कि वो इक्विलिब्रियम वाली है, तो इक्विलिब्रियम में चूँकि U1 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ पे T1 रहेगा। और स्टेट 2 अगर हम कह देते हैं कि वो एक्सट्रीम पर है, इसी फार्मूला में 2.55 इक्वेशन में, तो वहाँ पे T2 ज़ीरो हो जाएगा और U2 जो है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ U2 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है दूसरी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई है। तो इसका मतलब इसी चीज़ को हमने लिख लिया कि इक्वेशन 2.56 को हम अल्टरनेटिव लिख सकते हैं कि टी मैक्स इज इक्वल टू यू मैक्स। तो हमारे पास ये जो इस फॉर्म में जो है वो फार्मूला आ गया है, इसको बोलते हैं रिलेस एनर्जी फार्मूला या रिले एनर्जी मेथड। तो हमने ये देख लेना है कि किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम में जो टी मैक्स है वो यू मैक्स के बराबर होती है, सही है। तो ये जो है वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन 2.57 विच इज़ आल्सो नोन एज रिलेस एनर्जी मेथड गिव द नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम डायरेक्टली एज इलस्ट्रेट। और नीचे जो है उसने 2 एग्जांपल जो है वो दी हैं। तो अब इसका जो है वो हम थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब उसके अंदर जो है वो ये एग्जांपल 2.7 भी उसने दी है, तो इसको जो है वो आप फॉर द टाइम बीइंग ओमिट कर दें। हम जो है वो इससे आगे एक आर्टिकल है उसकी डेरिवेशन भी करते हैं और साथ इसको जो है वो अप्लाई करते हैं एग्जांपल 2.8 पे। तो एग्जांपल 2.8 जो है वो इस पर आ जाए मेनली कि इफ़ेक्ट ऑफ मैस ऑन WN ऑफ ए स्प्रिंग, यानी कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग भी उस पर जो है वो स्प्रिंग की मैस का इफ़ेक्ट क्या है। अब ये देख लें कि ये उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन का जो है वो मेथड अजीब सा है। उसने लिखा कि इफ़ेक्ट ऑफ मैस ऑन WN ऑफ ए स्प्रिंग, हालांकि उसको लिखना चाहिए था कि इफ़ेक्ट ऑफ मैस ऑफ स्प्रिंग ऑन WN, यानी कि जो उसकी सर्कुलर फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस पर जो है वो स्प्रिंग की मैस का क्या इफ़ेक्ट है। तो लेकिन अब उसका लिखने का जो है वो तरीक़ाकार है बुक वाले का, खैर जो भी है। तो अब इसमें ये चीज़ है, इसका डेरिवेशन भी शॉर्ट सी है वो करेंगे तो इसमें रिले एनर्जी मेथड भी लग जाएगा। तो वो कहता है कि डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ मैस ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैस सिस्टम इन फिगर 2.19। तो ये फिगर जो है वो 2.19 जो है दिखाई हुई है। इसमें ये देख लें कि अब हमने अभी तक जितने भी जो है वो एनर्जी के फार्मूलाज पढ़े हैं कि वो हम सिर्फ एंड मैस की एनर्जी जो है वो कंसिडर करते थे, यानी जो स्प्रिंग था उसकी एनर्जी को या उसकी मैस को निगलेक्ट करते थे। लेकिन अगर इसकी भी मैस अप्रिशिएबल हो जाए, कंपेरेबल हो जाए, तो अगर इसकी उसका इफ़ेक्ट देखना हो तो हम उस स्प्रिंग की मैस को भी उसके अंदर अकाउंट फॉर कर सकते हैं, उसको भी जो है वो दरमियान में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसको इंक्लूड करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, उसने ये डायग्राम बनाई है। तो आपने उसके लिए सबसे पहले इस डायग्राम से स्टार्ट करना है। इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे स्ट्रेन सरफेस का स्प्रिंग लगा है, उसके एंड मैस जो है वो M लगा दी है। अब इसकी जो है वो मेन पोजीशन से ये मतलब है उसका XT जो है वो आ रहा है, यानी कि डाउनवर्ड उसने पॉजिटिव लिया है। अब इस स्प्रिंग की जो है वो मकसद है जो लेंथ है मैस M लगा दी है, तो ये स्मॉल लेटर L से शो की हुई है स्प्रिंग की लेंथ। अब क्या सिचुएशन है कि ये जो Y है, अब उसने क्या किया है कि इस जो स्प्रिंग है ना, जो कि स्प्रिंग की टोटल लेंथ जो है वो क्या है L है, लेकिन अब असल में सिचुएशन जो है वो क्या होती है कि उसने ये स्प्रिंग को छोटे छोटे मैस के डिफरेंशियल सेगमेंट्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया। क्या किया है, ये अब dy जो उसने लिखा है ना, ये एक डिफरेंशियल सेगमेंट है। ये क्या चीज़ है, डिफरेंशियल सेगमेंट है, जिसकी कह लें कि लेंथ जो है वो कितनी है, dy है लेंथ। जैसे ये अब टोटल स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, स्मॉल लेटर L से शो की हुई है। तो dy क्या चीज़ है, ये इस छोटे से मतलब इसी तरह dy मल्टीपल सेगमेंट्स जो है वो हम बना लेंगे, n नंबर ऑफ सेगमेंट्स बन सकते हैं। ये कोई सेगमेंट आर्बिट्रेरी लोकेशन पर मौजूद है, सही है, और यानी इसका डिस्टेंस स्टेशनरी सरफेस से उसने y लिया है, सही है। y डिस्टेंस पर ये डिफरेंशियल सेगमेंट है जिसकी जो है वो डिफरेंशियल लेंथ dy है। याद रखें कि y जो है वो यहाँ तक जो है वो स्प्रिंग की
मकसद है लेंथ होगी y की, ऐसे समझ लें कि y की जो टोटल रेंज है कि y विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्मॉल लेटर एल से। यानी ये इसकी जो रेंज है वो 0 से l तक इसकी रेंज है y की। लेकिन डी वाई क्या चीज़ है, ये जैसे स्प्रिंग की ये लेंथ l है, उसी तरीके से इस डिफरेंशियल सेगमेंट जो होगा छोटा सा, वो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डी वाई हो जाएगी। और वो लोकेशन मतलब कितने लोकेशन पर है, वो y डिस्टेंस पर है स्टेशनरी सरफेस से। तो अब हमने इस चीज़ को जो है वो इस तरीके से देखना है। अब टोटल जो है वो इसी तरीके से डी वाई सारे डिफरेंशियल सेगमेंट्स का इंटीग्रेट कर लेंगे तो वो टोटल जो है वो उसकी लेंथ भी आ जाएगी और टोटल उसकी जो है वो मैस आ जाएगी इस स्प्रिंग की। तो अब उसने ये फार्मूला जो है वो इसमें लगाया, ये सारा बाकी जो है वो थ्योरी में उसने इसी बात की जो है वो यहाँ पे ये वजाहत की है। यहाँ पे मैं जो है वो समझा दूँ, आप इस इक्वेशन E1 को देखें। अब उसने क्या किया कि डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये याद रख लें कि DTS क्या है, इसको आप डायरेक्ट देखें, वो है डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। क्या चीज़ है, डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, साफ ज़ाहिर है जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें पता है कि वो किसके बराबर होती है, हाफ, और ये मतलब मैस आ जाएगी स्प्रिंग की और ये आ जाएगी उसकी वेलोसिटी। अब ये मैस कैसे आनी है और ये वेलोसिटी कैसे आनी है, इसके लिए जो है वो मैंने अलग से ये डेरिवेशन जो है वो की है, वो आपको मैं यहाँ से जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वेशन जो है वो 2.8 इक्वेशन 1 के लिए जो है वो मैंने ये स्टेट किया है। अब आप इसमें जो है वो ये देखें इक्वेशन E1 जो है इसके लिए ये डेरिवेशन जो है वो की है कि वेलोसिटी ऑफ द एंड मैस जो है वो हमें पता है कि वो कितनी x डॉट टी यानी dx/dt, यानी हम ये देखते हैं कि अब इस स्प्रिंग को हमने डी वाई जो है वो मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया ना सारे स्प्रिंग को। अगर इसी तरीके से डी वाई जो है वो बिल्कुल यहाँ पे भी जो है वो साफ ज़रा स्प्रिंग का जो है वो सेगमेंट होगा। ठीक है, तो सिचुएशन जो है वो क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ ए सेगमेंट डी वाई डायरेक्टली। अब ये तो यहाँ पे जो है वो वाई लोकेशन पर है ना स्टेशनरी सरफेस से। अगर यही जो है वो डी वाई सेगमेंट बिल्कुल मैस के साथ यहाँ पर हो, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो इस तरह के सारी जो है वो कॉइल्स हैं वो मैस के साथ यहाँ तक जो है वो मतलब अटैच है। यहाँ पर जो है वो इस सेगमेंट डी वाई की वेलोसिटी जो स्टेशनरी सरफेस के साथ डायरेक्टली अटैच है वहाँ पे उसकी 0 है वेलोसिटी, और जो इस सेगमेंट की जो मैस के साथ डायरेक्टली अटैच होगा सेगमेंट उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी इस मैस की होगी। तो अगर मैस का डिस्प्लेसमेंट x डॉट xt है तो इसकी वेलोसिटी मैस की कितनी हो जाएगी, x डॉट t हो जाएगी। तो उस सेगमेंट की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो सेगमेंट डिफरेंशियल सेगमेंट डायरेक्टली मैस के साथ अटैच होगा उसकी जो है वो जो वेलोसिटी होगी वो x डॉट t यानी मैस की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो वो ये काम किया है, यानी द वेलोसिटी ऑफ ए सेगमेंट डी वाई जस्ट डायरेक्टली एडजेसेंट टू द मैस, ठीक है, एंड मैस एंड के साथ इज़ आल्सो सेम, यानी कि वो भी सेम हो जाएगी, वो x डॉट टी के बराबर हो जाएगी। सो वी कैन यूज़ द यूनिट आर जो है वो रेशो रूल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं सिंपली। वो क्या है कि पहले हम उसकी जो है वो मैस निकालते हैं। ठीक है ना, पहले हम मैस जो है उसको जो है वो निकालते हैं। जी, तो ये एक्चुअली ये देखें, ये इक्वेशन जो है वो E2 के लिए, यानी ये मैस जो है वो उस डिफरेंशियल सेगमेंट की जो मैस है वो ms/l, यानी ms जो है वो क्या है, ये
इस स्प्रिंग की जो है वो टोटल मैस है। m सबस्क्रिप्ट s क्या है, सिर्फ इस स्प्रिंग की मैस है, ठीक है। तो ये ms/l इंटू जो है वो dy है और ये है वेलोसिटी। अब ये जो है वो कैसे डिराइव की है, इसमें ये याद रहे, ये मैंने आपके लिए जो है वो आसानी के लिए डायग्राम बनाई है यही वाली। तो आप ये देखते हैं कि ये जो है वो डिफरेंशियल सेगमेंट जो है वो, ये डॉट मैंने किया है कि एक्चुअली क्या है, ये डिफरेंशियल सेगमेंट है। ये वैसे एग्जिजरेट करके बताया हुआ एक्चुअली, तो ये जस्ट जो है वो एक बहुत इसकी जो डिफरेंशियल जो है वो लेंथ है, बहुत कम लेंथ है, तो इसलिए जो है वो जस्ट डाई के पॉइंट की तरह है। तो अब ये जो है वो इसके लोकेशन y जो है वो इस स्टेशनरी सरफेस से नीचे मौजूद है। तो अब ये क्या है, ये है वो l क्या है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, और y क्या है, वे लोकेशन ऑफ द डिफरेंशियल सेगमेंट जो है वो dy ऑफ स्प्रिंग एट ए डिस्टेंस y फ्राम द फिक्स्ड स्टेशनरी सरफेस और एंड ऑफ द स्प्रिंग, उस सरफेस से। यानी इसका मतलब क्या है कि जो y है उसकी रेंज क्या है, वो 0 से लेकर l तक है, और जो है वो एक्चुअली dy क्या चीज़ है कि ये जो है वो सारा स्प्रिंग जो है वो n नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो उसका कह लें कि एक आयत सेगमेंट है। ये मैंने अपने तौर पे जो है वो आपके जो है वो थोड़ा स्टैटिस्टिकल वे में जो है वो राइट कर दिया है, सही है ना। अगरचे ये डिस्क्रीट के लिए समेशन यूज़ होता है, लेकिन मैंने बस वैसे ही यूज़ कर दिया है कि इस तरीके से डिफरेंशियल जो सेगमेंट है उसकी जब समेशन करेंगे, यही समेशन जो है वो असल में क्या इंटीग्रल साइन जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है बेसिकली, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि जो है वो n नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो है वो उनका जब सम करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ जो है वो l बन जाएगी, सही है। dy क्या है, उसकी जो है वो छोटे से डिफरेंशियल जो है वो सेगमेंट की जो है वो हाइट है या लेंथ है। तो अब सिचुएशन क्या चीज़ आ जाएगी, हम यूनिट रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। पहले मैस निकालते हैं कि मैस ऑफ स्प्रिंग ऑफ लेंथ l, कि अगर जो है वो टोटल स्प्रिंग जो है वो उसकी लेंथ l है तो उसकी मैस क्या है, m सबस्क्रिप्ट s है। तो अगर जो है वो स्प्रिंग की जो है वो यूनिट लेंथ हो तो उसकी मैस कितनी हो जाएगी, मैस पर यूनिट लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे, मैस को डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ पे स्प्रिंग की, तो मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द जो है वो स्प्रिंग आ जाएगी। तो अगर जो है वो डिफरेंशियल जो है वो लेंथ dy हो, यानी देखें जैसे यहाँ पे लेंथ l है तो dy हो, तो साथ जो है वो dy लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें, यानी स्प्रिंग की जितनी लेंथ होगी, जब हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ आ जाएगी तो हम जितनी स्प्रिंग की लेंथ होगी ना, अब जो कि dy है, उतनी हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस स्प्रिंग की जो है वो मैस निकल आएगी। तो ये सिंपल सा कह लें कि लीनियर जो है वो फार्मूला यूज़ किया गया है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो है वो कह लें कि डिफरेंशियल जो है वो जो मैस है ना, जो यहाँ पे जैसे मकसद है ये जो है इसको हम कह देते हैं कि डी सबस्क्रिप्ट ms है, कि डिफरेंशियल जो है वो मैस है स्प्रिंग की, तो वो किसके बराबर जो है वो आ गई है, वो इस तरीके से यूनिट रूल से जो है ms/l इंटू dy के बराबर आ गई। तो ये फार्मूला उसका जो है वो आ गया। आप आगे आ जाएं तो जनाब आ गई काइनेटिक एनर्जी कि वो कितनी है, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, हाफ m और v स्क्वायर आना है। तो अब v स्क्वायर जो है वो निकालना है, तो अब वो सेम बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है। ये देखें कि वो वेलोसिटी ऑफ द एंड मैस जो है वो कितनी है, x डॉट t है। तो सो द वेलोसिटी ऑफ ए सेगमेंट dy adjacent directly just directly adjacent to the mass end इज आल्सो सेम x डॉट टी, यानी जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो ये dy का सेगमेंट बिल्कुल मैस के साथ यहाँ पर होगा, उसकी जो वेलोसिटी सेम होगी जितनी मैस की है, और जो इधर स्टेशन के साथ होगा उसकी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरीके से जो है वो लीनियरली चेंज होती जाएगी। तो जब मैस के साथ डायरेक्टली वो आ जाएगा dy, तो उस सेगमेंट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो x डॉट t के बराबर हो जाएगी, यानी एंड मैस की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो हम अगेन यूनिट रूल जो है वो इस पर अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट जो है वो एट डिस्टेंस जो है वो l पर है, तो उसकी x डॉट t है। तो अगर वो यूनिट जो है वो डिस्टेंस पर हो, जैसे वो यूनिट पर हो तो वो कितनी हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी जो है वो मतलब है बाई एल आ जाएगी, पर यूनिट जो है वो लेंथ आ जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो अगर जो है वो y लोकेशन पर है वो सेगमेंट,
सही है ना, पहले एल लोकेशन पे सेगमेंट था, यानी एंड मैस के एडजेसेंट था, तो उसकी वेलोसिटी ये थी। अब जो है वो यूनिट लोकेशन पर है, स्टेशनरी सरफेस थे, तो ये उसकी वेलोसिटी आ गई। अगर वाई लोकेशन पर है स्टेशनरी सरफेस से, तो उसकी सेगमेंट की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, सिंपली वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंस द वेलोसिटी ऑफ द सेगमेंट जो है वो डी वाई की, जो कि वाई लोकेशन पर है, वो आ गई एक्स डॉट बाई एल इंटू वी। तो ये यूनिट रूल से जो है वो हमने इस तरीके से जो है निकाला है। तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी, डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी डी टी एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, सही है। ये एक्चुअली उसका इंटीग्रेट कर दिया, तो असल में ये जो चीज़ अंदर सारी निकली, ये असल में डी टी एस है, यानी डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेगमेंट जो है जिसकी लेंथ डी वाई थी, ठीक है ना, उसकी डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी है स्प्रिंग की, डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, वो हाफ डी एम एस, यानी डिफरेंशियल जो है वो मैस जो है उस सेगमेंट की, और उसकी जो है वेलोसिटी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। तो उसकी जो है वो डी एम एस किसके बराबर है, वो हमने ऊपर जो है वो निकाला है कि एम एस बाई एल इंटू डी वाई है, और वेलोसिटी क्या है ये आपने अभी निकाली एक्स डॉट ओवर। तो अब हमने इसको जो है वो क्या काम किया है, ये देखें, ये हाफ और जो है वो जो कि एक्स डॉट स्क्वायर जो है वो क्या चीज़ आ गई, ये एम एस एक्स डॉट स्क्वायर बाई एल क्यूब, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये सारा कुछ कांस्टेंट है, जो कि एंड मैस की जो वेलोसिटी होनी है वो भी कांस्टेंट होनी है, जो एंड के साथ सेगमेंट होना है, एम एस भी कांस्टेंट है, टोटल लेंथ भी कांस्टेंट होनी है। तो एम एस एक्स डॉट स्क्वायर बाई एल क्यूब ये कांस्टेंट आ गया, तो इधर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई जो है वो ये उसका ये डिफरेंशियल भी आ गया ये। तो अब हमने जो है वो, अगर हम ये डिफरेंशियल जो है सेगमेंट के लिए थी, अगर टोटल स्प्रिंग के लिए निकालनी है तो हम उसके इंटीग्रेट कर देंगे कि जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल कितनी आ जाएगी, यानी कि ये ज़ीरो आ गई उस सेगमेंट के लिए जो कि स्टेशनरी सरफेस के साथ है। तो जब मैस के साथ आ जाएगा सेगमेंट वो, तो उसकी टी एस जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल जो है वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम एस। ये आउट ऑफ इंटीग्रल आ गया, चूँकि ये कांस्टेंट था, अंदर जो है वो वाई स्क्वायर डी वाई रह गया, तो इसको जो है वो वाई क्यूब बाई 3 कर लिया। तो हमने लिमिट्स जो है वो पुट की, तो हिसाब दे एल क्यूब बाई 3 ये रह गया, सही है। तो अब हमने जो है वो इसमें जो है वो क्या काम किया, सावधर 1/6 एम एस एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी आ गई है, स्प्रिंग की मैस की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ गई 1/6 एम एस जो है वो एक्स डॉट स्क्वायर, यानी स्प्रिंग की जो मैस है, तो ये जो है वो उसकी आ गई। जस्ट जो काइनेटिक एनर्जी आ गई है वो सिर्फ स्प्रिंग की वो कितनी आ गई है कि जो स्प्रिंग की जो मैस है, यानी उसका हमने 1/6 जो है वो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, यानी मैस ऑफ द टोटल स्प्रिंग को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो जो उसकी मैस आएगी उसको हम एंड मैस की वेलोसिटी के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अब उसके बाद यहाँ पे उसने टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है कि स्प्रिंग की और एंड मैस की। तो एंड मैस की जो है मैस m है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो साथ एक्स डॉट स्क्वायर है, तो वो जो है वो इसमें जो है वो साथ ऐड कर दी है। ये स्प्रिंग की जो है वो एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी, और ये मैस की आ गई। तो अब क्या काम किया है कि उसने टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चूँकि वो सिर्फ स्प्रिंग की होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, साफ ज़रा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जब मैस एक्स पर होती है, तो अब उसके लिए रिस्पांस जो है वो उसने ये अज्यूम किया कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स कॉज ओमेगा एन टी। ये अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट शायद ये क्वेश्चन कर सकते हों कि सर इसमें जो फेस शिफ्ट को उसने शामिल क्यों नहीं, कॉज ओमेगा एन टी -5 है वो क्यों शामिल किया, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो कंसर्न है वो मेन इस एम्पलीट्यूड के साथ है, क्योंकि साइन और कोसाइन फंक्शन के साथ जो मेन चीज़ एम्पलीट्यूड है वही मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो इसलिए जो है वो इसका वो साथ चाहे जो है वो फेस शिफ्ट शामिल भी कर लें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो कि हमें मेनली। तो अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो इसके अंदर जो है वो पुट की, तो हमने देखा है कि अगर इसको भी जो है वो अगर आप सिंपलीफाई करें तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे हाफ और जो है वो एक्स डॉट स्क्वायर, यानी हाफ
एक्स डॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें, हाफ एक्स डॉट स्क्वायर, इधर भी एक्स हाफ एक्स डॉट स्क्वायर, और इनटू क्या आ जाएगा एम प्लस जो है वो आ जाएगा एम एस बाई 3, ये हाफ एम एस बाई 3। तो आगे एक्स डॉट स्क्वायर आ जाना है। तो आप इसको जो है वो देखें तो इसका जो है वो एक्स डॉट अगर आप देखेंगे तो साफ ज़ाहिर है ये सिंपल जो है वो डेरिवेटिव है। तो आप देखेंगे कि वो आ जाएगा माइनस ओमेगा एन एक्स साइन ओमेगा एन टी वगैरह, ये आ जाएगा। एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेंगे वो एक्सेलेशन आ जाएगा, तो वो साफ ज़ाहिर दोबारा कोसाइन फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर वगैरह। तो ये चीज़ जो है वो आ जाएगी, ठीक है ना, चूँकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यू मैक्सिमम किसके बराबर है, उसके अंदर भी जो है वो एक्स की ये वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, तो वहाँ से जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसके साथ जो है वो कॉस स्क्वायर ओमेगा एन टी वगैरह जो है वो आएगा। तो हमने कोफिशिएंट जो है वो देखना है कि वो सबसे जो है वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, तो ये सिर्फ उसके जो है वो कोफिशिएंट्स आ जाएंगे यानी एनर्जीज़ के। तो इनको जो है वो आपस में कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम जो है वो यहाँ पे ये देखते हैं कि जो ओमेगा एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो के बाई एम प्लस एम एस बाई 3। तो अब यहाँ पे हमें पता जो है ये चल गया कि अगर सिर्फ एंड मैस होती यानी स्प्रिंग की मैस ना होती तो क्या होता, स्क्वायर रूट के बाई एम होता। तो अब जो मैस ऑफ स्प्रिंग है उसको हमने सिर्फ 3 पे डिवाइड करके जो है वो जो एंड मैस होगी उसके अंदर ऐड कर देना है। तो हमारे पास उसका इफेक्ट जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर टोटल जो है वो आ जाएगा। तो ये हमने याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रैक्टिकल कोई स्प्रिंग हो और अगर हमने स्प्रिंग का इफेक्ट देखना हो कि उसका एनर्जी पे क्या इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होता है, तो हमने सिंपली स्प्रिंग जो है वो मैस जो है वो देखनी है कि वो जितने किलोग्राम का होगा उसको 3 पे डिवाइड कर देना है और जो एंड में साथ अटैच करने उसमें ऐड कर देना है। तो जो मतलब है ये रिलेशन जो है उसके लिए बन जाएगा के ओवर एम प्लस एम एस बाई 3। तो ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आगे जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है वो आ रही है ये 2.9 इफेक्ट ऑफ मैस एन, इफेक्ट ऑफ मैस ऑफ कॉलम ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर टैंक। तो हमने पहले एग्जांपल जो है चैप्टर के स्टार्ट में जो है वो किया एग्जांपल 2.1, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्या था कि हमने जो कॉलम की जो मैस थी उसको निगलेक्ट किया था, हमने सिर्फ एंड जो वाटर टैंक था सिर्फ उसकी मैस कंसीडर की थी। तो अब वो भी एज अ जो स्प्रिंग एक्ट कर रहा है जो कॉलम ऑफ वाटर है, यानी कॉलम मैस जो है वो टैंकी का जो उस पर जो है वो लगी हुई थी वाटर टैंक, उसकी जो कॉलम है वो उसकी मैस का इफेक्ट नहीं देखा था, तो अब वो शामिल कर रहा है। तब उसके लिए जो है वो उसने इसको जो है वो कैसे मैप किया है, देखें उसने सोल्यूशन में जो है यहाँ पे मेंशन किया, जस्ट फॉर योर नॉलेज इन्फॉर्मेशन, कि टू इंक्लूड द मैस ऑफ द कॉलम वी फाइंड द इक्विवेलेंट मैस ऑफ द कॉलम एट द फ्री एंड यूजिंग द इक्विवेलेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड यूज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडल टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो अब यहाँ पे भी देख लें इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पे उसने ये मेंशन कि टू इंक्लूड द मैस ऑफ द कॉलम we find the equivalent mass of the column at the free end। अब ये वही चीज़ है जो स्टूडेंट जो है वो आमतौर पे क्वेश्चन भी करते हैं कि हमने जो है वो बीम की जो मैस है हम वो पॉइंट मैस एंड पर इसीलिए लेते हैं कि हम उसकी इक्विवेलेंट मैस देख रहे होते हैं कि जहाँ पे वो हम उसको लगा रहे थे इक्विवेलेंट जो है इक्विवेलेंस, सही है। तो हम बाकी जो है वो उसको मतलब है कि मैसलेस जो है बना देते हैं। तो यहाँ पर वो आपको यहाँ पे वो हिंट भी जो है वो अचीव हो गया है कि हमने एंड यूज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडल टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। द कॉलम ऑफ वाटर टैंक इज कंसिडर्ड एज अ कैंटिलीवर बीम फिक्स्ड एट वन एंड यानी ग्राउंड एंड कैरिंग अ मैस है वो कैपिटल एम वाटर टैंक है एट द अदर एंड। द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ योर कैंटिलीवर बीम अंडर, तो अब हमें जो है वो इसके बारे में पता है कि द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम अंडर ए कॉन्सेंट्रेटेड एंड लोड, एंड लोड क्या है वो यहाँ पे पी शो किया हुआ है, इस गिवन बाई सी फिगर 2.20। अब ये फिगर है यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लोड पी लगा है, यहाँ पे लोड डब्ल्यू भी लग सकता है, डब्ल्यू भी शो किया जा सकता है। तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसने दिखाया है, ये कॉलम दिखाया है वाटर टैंक का। तो यहाँ पे लोड पी जो है
वो मकसद है। अब ये जो लोड P है ये वो मैस M जो कि इस बीम की मैस है उसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि वाटर टैंक का अलग इफेक्ट तो वो अलग आ गया, ठीक है। तो हमें उसके बारे में पता है कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल से आपने रेफरेंस देना है कि वहाँ पे वाई मैक्स किसके बराबर होता है, PL³ / 3EI। वाई मैक्स किसके बराबर होता है, PL³ / 3EI। तो अब जो जनरल जो फार्मूला है कि एट एनी लोकेशन x पर जो है वो अगर हम लगाएं तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ये क्या चीज़ है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यानी इसका मतलब क्या है कि जो डिफ्लेक्शन है, ये देखें, यानी यहाँ पे ये y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी अगर x लोकेशन है फिक्स एंड से तो वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है। याद रखें, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे y मैक्स है, तो चूँकि ये जो है वो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगी साफ ज़रा वो इलास्टिक कर्व का फार्मूला होगा, उसी हिसाब से जो है वो हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे वो डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो उसका जो जनरल फार्मूला है वो है हमारे पास होता है px² / 6EI × 3L - x, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम इसमें जो है वो क्या काम करते हैं, यहाँ पे ये अगर हम इसको जो है वो वाई मैक्स की टर्म में देखें, यानी कि एन डिफ्लेक्शन की टर्म में, चूँकि ये जो है वाई एक्स थी, डिफ्लेक्शन एट एन लोकेशन एक्स थी, याद रखें ये क्या थी, एट एन लोकेशन एक्स थी, तो वो आ गई। लेकिन अगर हमने वाई मैक्स यानी एन डिफ्लेक्शन के लिहाज से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करना, तो हम इस फॉर्म में जो है वो शो कर सकते हैं। अब ये कैसे शो करते हैं, लेट अस सी इट। ये मैंने जो है वो आगे इसको जो है वो सॉल्व किया है, तो वो ये देखें, यहाँ पे हमें पता है कि वाई एक्स किसके बराबर है, px² / 6EI। ये हमने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के हिसाब से हमने लिख देना है कि एट एन एक्स लोकेशन पे वहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, इसके बराबर होती है, उसका ये फार्मूला है एट एन लोकेशन x। तो अगर जो है वो एन डिफ्लेक्शन देखें तो यहाँ पे हमें अगर इसी फार्मूला के अंदर x जो है वो एक जगह l पुट कर दें और वाई एक्स की जगह पे वाई मैक्स पुट कर दें, यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट एन डिफ्लेक्शन, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, साफ ज़रे PL² / 6EI × 3L और -x की जगह पे भी l पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2PL³ / 6EI जो कि PL³ / 3EI के बराबर आ जाएगी वाई मैक्स, जो कि आपने यहाँ पे पहले भी ऑब्जर्व किया, जो कि उसने ये लिखी भी है। तो ये अपना इस तरह आई थी PL³ / 3EI, तो यहाँ पे ये निकाल ली। तो अब हमने इसमें जो है वो क्या काम किया है कि वाई मैक्स के बराबर आ गया, तो यहाँ पे हमने P/3EI देखा, तो वो किसके बराबर हो गया, वाई मैक्स ओवर L³, वाई मैक्स ओवर L³, इससे जो है वो ये आ गया। तो हमने क्या किया, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, इस साइड को भी, इस साइड को भी 2 पे डिवाइड कर दिया, तो इधर P/6EI आ गया, तो वाई मैक्स ओवर 2L³ इस साइड पर आ गया, ठीक है। तो अब हमने ये वाली जो वैल्यू है ना, ये P/6EI की ये वैल्यू इधर जो है वो पुट कर दी, तो साफ ज़रे वाई मैक्स × x² / 2L³ जो है वो आ गया, और × 3L माइनस जो है वो x आ गया, जो कि हमारे पास जो ये इक्वेशन थी E1 ये आ गई, वाई मैक्स x² / 2L³। तो अब हमने यानी कि ये P/6EI की वैल्यू जो है वो उधर से पुट कर दी है, तो ये आ गई। तो अब हमने इसको जो है वो थोड़ा और बेहतर फॉर्म में लिख लिया है, कैसे कि हमने ये जो वेरिएबल था अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वाई मैक्स भी कांस्टेंट है, 2L³ भी कांस्टेंट है, तो ये सेपरेट कर लिया, और अंदर जो है वो ब्रेस पेरेंथेसिस में जो है वो x² को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x² इंटू जो है L और -x³ ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गई एन डिफ्लेक्शन जो है वो डिफ्लेक्शन आ गई एट एनी लोकेशन x इन टर्म्स ऑफ वाई मैक्स, जबकि वाई मैक्स का फार्मूला हमने वो देखा है कि वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो अब हमने मैक्सिमम कनेटिक जो है कनेटिक एनर्जी ऑफ द बीम इज़ गिवन बाई, अब ये जो है वो कनेटिक एनर्जी जो है वो हमने निकालनी है, सही है। तो ये कह लें कि टोटल कनेटिक एनर्जी एक तरह की सॉरी उसकी बीम की वो किसके बराबर हो जाएगी, साफ ज़रे हाफ mv² के बराबर होता है। तो अब ये उसी तरीके से आ जाएगा, ये कैसे आना है कि हमने डिफरेंशियल सेगमेंट बीम का लेना है, सही है ना। ये मैंने वजाहत के लिए आपके लिए यहाँ पे इसका ये सलूशन जो है वो किया है, इसको थोड़ा देखें कि क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे बीम की लेंथ जो है वो L मौजूद है, यहाँ पे x लोकेशन पर इस तरह का ये डिफरेंशियल सेगमेंट ये मैंने बनाया, हालांकि उसने नहीं बनाया
कि डिफरेंशियल सेगमेंट है, इसकी जो ये लेंथ है, जैसे स्प्रिंग की वो लेंथ थी पीछे आर्टिकल में देखा डी वाई, तो यहाँ पे क्या है वो जो कि एक्स है वहाँ पे वाई शो हो रहा था, तो यहाँ पे एक्स शो किया, तो इस हिसाब से डी एक्स जो है वो लेंथ लिख रही है इस बीम की। डिफरेंशियल जो है वो सेगमेंट की लेंथ कितनी, डी एक्स। तो यहाँ पर उसकी लोकेशन जो है वो डिफ्लेक्शन कितनी वाई एक्स है और उसकी वेलोसिटी कितनी वाई डॉट एक्स है। तो अब हमने सेम जो है वो वही फार्मूला जो है वो लगाना है कि अगर हम इस जो है वो डिफरेंशियल मैस देखें किसकी, इस सेगमेंट की, कि वो डिफरेंशियल मैस जो है वो कितनी बनती है, डी एक्स जिसकी लेंथ है जो कि टोटल बीम की लेंथ एल है और उसकी मैस कितनी है वो स्मॉल एम है, स्मॉल एम। तो हम डी एक्स वाले सेगमेंट की मैस कितनी होगी, हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि अगर एल लेंथ वाली बीम की जो मैस है वो स्मॉल लेटर एम से शो की गई है, तो डी एक्स वाली लेंथ जो है उसकी मैस कितनी होगी। तो साफ ज़ाहिर है वही यूनिट रूल से हम लगाएंगे कि जो है वो अगर बीम की जो है वो लेंथ एल है तो उसकी मैस एम है, और अगर यूनिट हो जाए तो वो एम बाई एल आ जाएगा, और अगर डी एक्स उसकी लेंथ आ जाए तो डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। तो ये आ जाएगी डिफरेंशियल मैस ऑफ द जो है वो स्प्रिंग हमारे पास आ गई, जैसे पिछले आर्टिकल में देखा था। तो ये उसकी डिफरेंशियल जो है वो इस सेगमेंट की मैस आ गई एम बाई एल। अच्छा, अब रह गई उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी जो है वो हमें मकसद है वहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंशियल सेगमेंट डी एक्स की वो होनी चाहिए डिस्टेंस एक्स, वो क्या वाई डॉट एक्स सिंपली है। अब इसमें स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जैसे हमने उसमें पिछले में जब हम फिजिकल स्प्रिंग लगा हुआ था तो हमने उसी तरीके से इसके लिए भी जो है वो यूनिट रूल लगा के हमने उसकी भी जो है वेलोसिटी निकाल ली थी। कि हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि जब जो है वो उसकी लेंथ एल है तो वहाँ पर जो उसकी जो वेलोसिटी है वो वाई डॉट मैक्स है, तो यहाँ पर जो है वो कितनी हो जाएगी, साफ ज़ाहिर है कि जो एल बाई एक्स और इनटू जो है वो वाई एक्स वगैरह मल्टीप्लाई कर देंगे कि जितने डिस्टेंस पर ये सेगमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये जो इलास्टिक कर्व है इसके अंदर जो है वो जो डिफ्लेक्शन है उसमें प्रैक्टिकली फिजिकली लीनियर चेंज नहीं है। उसकी जो चेंज होगी वो हमें पता है कि उसका फार्मूला जो है वो ये दिया हुआ है, यानी डिफ्लेक्शन जो आनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो ये जो कि लीनियर चेंज नहीं है, तो इस वजह से हमने सिंपली उसकी जो है वो डिफ्लेक्शन को वाई डॉट एक्स लिख दिया है। तो अब हमारे पास वाई डॉट एक्स का डिफ्लेक्शन का फार्मूला मौजूद है, तो हमने उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेना, यानी हम उसका टाइम डेरिवेटिव जो है वो ले लेंगे। सही है, तो ये काम किया है। यानी कि यहाँ पे मैथ तो उसी तरीके से आगे देखिए एम एल इंटू डी एक्स है, ये एम बाई एल इंटू डी एक्स क्या है, ये डिफरेंशियल सेगमेंट की मैस है। और आगे ये वेलोसिटी है, यानी वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम, ये सारा एम बाई एल इंटू डी एक्स ये उसकी मैस है उस डिफरेंशियल सेगमेंट की। और जबकि वाई डॉट एक्स क्या, ये वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर किया गया है। तो अब हमने ये वैल्यू जो है वो उसकी ये इधर पुट कर दी, ये देखिए। तो इसमें अब ये कैसे आना है, इसमें जो है वो ये वैल्यू जो है वो सारी जो है वो पुट की है हमने y डॉट जो है वो x की। तो हमने देखा है कि ये कितना आ जाएगा, साफ ज़ाहिर उसको उसने कर दिया कि साफ ज़ाहिर अगर जो है y मैक्स हो गया डिफ्लेक्शन तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसमें स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो y डॉट मैक्स है ये तो कांस्टेंट है ना एक तरह से, सही है। तो अब उसका सिंपली जो है वो डिफ्लेक्शन है, तो उसी तरीके से उसकी उस टाइम जो वेलोसिटी भी होगी, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑटोमेटिकली, तो हमारे पास वो जो है उसको जो है वाई डॉट मैक्स से शो कर दिया 2l क्यूब। तो बाकी जो है वो 3x स्क्वायर एल जो ये चीज़ आ जाएगी, यानी वाई डॉट एक्स की जो है ये वैल्यू जो है उसने ये बना ली। तो अब जो है वो इधर जो है इंटीग्रेशन वाले फार्मूला में पुट की, तो अब जो है वो हाफ और y डॉट मैक्स ओवर 2l क्यूब, तो ये कांस्टेंट है सारा कुछ, ये देखें डेरिवेटिव बाहर आ गया और अंदर जो है वो ये रह गया। इसको जो है वो पुट किया तो 3x जो है वो क्यूब ओवर जो है वो 3 ये आ गया, और माइनस जो है सॉरी इसको जो है वो मकसद है इसका जो है वो डेरिवेटिव जो है सॉरी इंटीग्रेशन जो है वो इसकी करनी है। तो उस इंटीग्रेशन में जो है वो करके आपने ये फार्मूला जो है उसका एंड जो है रिजल्ट ये आ जाएगा। तो अब
ये इसका रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए जो है वो ये जो इंटीग्रेशन है, इसमें आपने इसको जो है वो कैसे इंटीग्रेट जो है वो करना है, चूँकि है तो ये सिंपल सी जो कैलकुलस है, तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए जो है वो ये भी सॉल्व किया है। आपने इसका सबसे पहले क्या है, इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करना है। स्क्वायर ओपन करने के बाद आपने जो है वो क्या करना है, ये देखें, आपने इक्वेशन E4 के लिए जो है वो सिर्फ इस टर्म को जो है वो मैंने ये इंटीग्रेशन वाले टर्म उसको जो है उसका सोल्यूशन यहाँ पे जो है वो शो किया है। वो क्या हो जाएगा, साफ ज़रा आप ये स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे तो ये जो है वो उसकी मतलब वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने फिर जो है वो क्या, ये इंटीग्रेशन उस पर अप्लाई करनी है एक्स की जो है वो टर्म्स में। तो आप देखेंगे कि साफ ज़रा वो ये चीज़ आ जाएगी, ये देख ले। और उसके बाद जो है वो आ जाएगा ये 6/6, ये जो है एलसीएम लेंगे, ये 35 एलसीएम आ गया है। तो अब ये जो है वो चेक कर लें, तो ये 33 बाई जो है L7 जो है 35 जो है ये वैल्यू आ गई है, ये अंदर वाली ये टर्म आ गई है। तो बाकी अब ये जो है इसका जो स्क्वायर किया था तो y डॉट मैक्स और 2L³ का भी ये स्क्वायर आ गया था, तो ये जो है वो यहाँ पे ये बन गया। और अब उसने इसको जो है वो थोड़ा हाफ mv स्क्वायर फॉर्म में जो है वो लिख लिया, यानी कि ये जो है वो वेलोसिटी आ गई एंड वो मैस वाली एंड डिफ्लेक्शन वाली मैक्सिमम। और आगे जो मैस है वो m का कितना आ गया 33/140, यानी कि अगर कैंटिलीवर बीम के केस में आपने क्या काम करना है कि आपने जो एंड मैस होगी ना, यानी कॉलम, यानी जो बीम की टोटल मैस होगी, बीम की जो टोटल मैस होगी, स्मॉल m बीम की मैस है, वाटर टैंक की मैस नहीं है, सही है। तो उसमें जो है वो क्या काम करेंगे, उसका 33/140 फैक्टर जो है वो उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जनाब आ जाएगी जो एंड वेलोसिटी होगी, यानी वाटर टैंक की जो वेलोसिटी होगी ना, ये y डॉट मैक्स ये वही है। तो ये जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी उसकी मैस का इफ़ेक्ट आ जाएगा कॉलम की मैस का फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। तो अब आगे जो है वो यही काम यहाँ पे किया है कि अब जो है वो टी मैक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, साफ ज़रा हाफ MEQ इक्विवेलेंट जो है वो मैस जो ऊपर निकली है, ठीक है ना, वो आ जाएगा MEQ x, ठीक है ना। तो MEQ हमने कितनी इक्विवेलेंट निकाले 33/140 m, ये जो है वो वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, सही है। ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो उसके बाद अब ये टोटल इफेक्टिव मैस जो है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि साफ ज़ाहिर टोटल जो मैस है वो m, यानी बीम की जो एंड मैस आ जाएगी वो, और मैस ऑफ वाटर टैंक कैपिटल M, ठीक है, ये आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट K/M होता है, तो ये टोटल जो है वो मतलब है फ्रीक्वेंसी ये बन जाएगी अगर आप उसका इफेक्ट जो है उसके अंदर ऐड करें। तो अब इस प्रॉब्लम के अंदर डाटा दे के इसको एग्जाम्पल 2.1 के साथ इंटीग्रेट करके प्रॉब्लम को कम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। तो अब स्टूडेंट ने जो है वो क्या काम करना है, इसमें इसकी जो है वाटर टैंक की मैस एज्यूम करके आपने देखना है कि उसकी कितना इफ़ेक्ट जो है वो उस पर हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको जो है वो कैलकुलेशन करके आप लोगों ने ये चेक करना है। तो हैंस जो है वो दिस वे, यहाँ तक जो है वो हमारा आर्टिकल जो है वो 2.6 से पहले ये जो कह लें अनडैम्प्ड जो ऑसिलेशंस है वो पूरे हो गए। उसके बाद है ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, तो इससे हम जो है वो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लेक्चर होगा। तो यहाँ तक कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो यू कैन फेयरली कमेंट और मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।